एपिसोड 3 बिन बुलाए मेहमान। दोस्तों, मैं हूं आज मोनिका और लेकर आई हूं इस कहानी का अगला एपिसोड। उस छोटी काली बिल्ली की आवाज देविका के मन में गूंज रही थी। अपने मंगेतर के सामने वो किसी दूसरी औरत के साथ छेड़खानी कर रहा था। देविका, जो अभी तक चुप थी, वो आखिरकार बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं। दुनिया के सभी डॉक्टरों ने पहले ही उसे काफी परेशान कर रखा था। देविका के साफ मना करने के बाद राजकुमार तरुण और तेजाश्री के चेहरे से हंसी मिट गई थी। राजकुमार तरुण ने कहा, तेजाश्री खुद रायवंश से जुड़ी हुई हैं। रायवंश? देविका और गौरव मौर्य दोनों काफी चौंक गए थे। मौर्य राज्य के बाहर बहुत सारे मुख्य राष्ट्र हैं, उनमें से एक है रायवंश। वो पूरे राष्ट्र में अपने दवाई और दवा के ज्ञान के लिए सदियों से जाने जाते हैं। आज तक कभी उसके इस टैलेंट पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। बुद्धिमान लोगों में उनका नाम कई वक्त से जुड़ा हुआ है और वो इतने मशहूर है कि हर एक इंसान उनके लिए बड़ा ही सम्मान रखता है। सबसे मशहूर उनके सम्राट थे, जिनकी काबिलियत किसी संत से कम नहीं। उन्होंने हर राज्य में अपने लिए सम्मान प्राप्त किया था। रायवंश को नकारने का अंजाम मौर्य राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तेजाश्री सम्राट की शिष्या थी, जिसका मतलब ये था कि वंश में उनका पद काफी ऊंचे स्तर पर था। तेजाश्री का परिचय होने के बाद उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसका चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे वो उस दुनिया की हो ही ना। राजकुमार तरुण ने आखिरकार कहा, मैंने तेजाश्री को यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है। इसके अलावा देविका की कोई संबंधी आत्मा भी नहीं है। अगर वो जल्द ही ठीक नहीं हुई तो क्या होगा उसका? तो क्या हुआ अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? लेकिन कुछ भी हो, एक दोस्त के तौर पर ही सही, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। गौरव मौर्य का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। पहले राजकुमार तरुण ने देविका से सगाई सिर्फ मौर्य सेना की ताकत को देखकर की थी, लेकिन अभी उसे किसी का भी डर नहीं था, क्योंकि वो अब मौर्य सेना से भी ज्यादा ताकतवर लोगों से रिश्ता रखता है। मौर्य अर्जुन की सेना की ताकत रायवंश के सामने कुछ नहीं थी। राजकुमार तरुण का मुद्दा साफ साफ यही था कि उसे ये सगाई तोड़नी है। क्या इसका मतलब ये है कि आपकी हमारी देविका के साथ हुई सगाई को आप तोड़ रहे हैं? गौरव मौर्य गुस्से में अपनी बैसाखी को इतना जोर से पकड़ रहे थे कि उसके हाथ सफेद दिखने लगे। ये काफी दुख की बात है। मुझे कभी देविका से प्यार नहीं हुआ, लेकिन उसे मुझसे लगाव हो गया, तो मैंने सोचा कि शायद घुलने मिलने से हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। पर अब इतना वक्त हो गया है और मुझे उसके प्रति कोई भावनाएं नहीं है, और ये भी तय हो गया है कि उसकी कोई संबंधी आत्मा भी नहीं है। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। राजकुमार तरुण ने समझाते हुए कहा, मैं इतनी बिगड़ी और घमंडी लड़की जिसकी संबंधी आत्मा भी नहीं है, उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? आखिर मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ। मैं क्यों ऐसी किसी नकचढ़ी लड़की से शादी करके अपने आप का मजाक बनाऊंगा? उसे देविका की कोई परवाह नहीं थी। राजकुमार तरुण ने उसे नकचढ़ी कहकर उसका अपमान किया था। गौरव मौर्य खुद को मन ही मन अपनी अपाहिजता के लिए कोस रहे थे। उनके अपाहिज होने के कारण दूसरे उसी के घर में आकर उसकी भांजी को अपमानित कर रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्या मौर्य महल इतना गिर गया है? गौरव मौर्य देविका के चेहरे पर निराशा नहीं देख सकते थे। ये जानकर कि देविका राजकुमार तरुण से कितना प्रेम करती थी, वो ये अपमान कैसे सह रही है। लेकिन देविका को शांत देखकर सभी चौंक गए। गुस्से में आग बबूला हो रही देविका के बजाय वहां खड़ी थी एक पूरी तरह से शांत लड़की, जो राजकुमार तरुण और तेजाश्री की ओर देख रही थी। वो गुस्सा नहीं हुई। और कुछ? देविका ने उनकी ओर देखकर पूछा। उसके शांत स्वभाव से दोनों, गौरव मौर्य और राजकुमार तरुण, हक्के बक्के रह गए। उसका ये बर्ताव उन दोनों की उम्मीदों के पार था। जब उसे राजकुमार तरुण से सगाई करनी थी, तब उसने जो कुछ भी वो कर सकती थी उसने किया। यहाँ तक कि उसने अपने दादाजी के पद का भी फायदा उठाया। लेकिन अब जब राजकुमार तरुण खुद इस सगाई को तोड़ रहे हैं, वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसका इन सब से कुछ लेना देना ही ना हो। देविका, हम एक दूसरे के रास्ते से हट जाते हैं। तेजश्री को तुम्हारा इलाज करने दो, और फिर इसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। राजकुमार तरुण देविका को समझ नहीं पा रहे थे। क्या चल रहा है उसके मन में इस बार? देविका तेजश्री को सिर से पैर तक देख रही थी, जैसे वो किसी चीज को देख रही हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये दुनिया की बहुत बड़ी जगह है, क्यों ना तुम उसे जाकर देखा। राजकुमार तरुण समझ नहीं पाए
और उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सूर्यांश ने हंसकर कहा, मुझे लगता है कि उसका मतलब यह है कि तुम्हें यहां से दफा हो जाना चाहिए। सूर्यांश ने अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश की जब वो उन्हें देविका के कहे का मतलब समझा रहा था। राजकुमार तरुण का चेहरा गुस्से से भर गया था और उन्होंने कहा, देविका, अगर तुम्हें यह सगाई नहीं तोड़नी, तुम्हें फिर भी इसके लिए मंजूर होना होगा, क्योंकि पिताजी ने इस फरमान की तैयारी कर रखी है और कल ये पूरी दुनिया में घोषित कर दिया जाएगा। तेजश्री, जो इतने समय से चुप थी, उसने आखिरकार एक धीमी आवाज में कहा, देविका जी, मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था कि सभी के जीवन का अंत एक ना एक दिन होना निश्चित है। कुछ चीजों के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम्हारी इस हालत में सही नहीं होगा अगर तुम इस शादी की बात को और आगे ले जाओ। थोड़े शब्दों में मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि राजकुमार तरुण का पीछा छोड़ दो। इनकी हिम्मत कैसे हुई मालकिन आपको अपमानित करने की? वो छोटी काली बिल्ली गुस्से में आग बबूला हो रही थी। मैं थक गई हूं। देविका ने उन दोनों की तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की, जबकि वो उसके सामने ही खड़े थे। वो मुड़ी और उसने सूर्यांश की तरफ देखा। सूर्यांश ने खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर देविका के छोटे शरीर को अपनी बाहों में लिया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। राजकुमार तरुण हर एक मिनट के साथ और गुस्सा हो रहे थे। देविका ने कभी उसे आज से पहले ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था। गौरव मौर्य ने कहा, बहुत देर हो गई है, आप सभी को अब घर लौट जाना चाहिए। अगर वो शाही परिवार के ना होते तो उन्होंने कब का इन लोगों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। राजकुमार तरुण कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी तेजश्री वहां से उठकर चली गई। बिना कुछ कहे वो वहां से चले गए। अब उस शांत हॉल में गौरव मौर्य का चेहरा सफेद पड़ गया था। मौर्य महल को इतना अपमान सहने की कब जरूरत पड़ी? अपने पिताजी की बढ़ती उम्र और मौर्य सेना के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी न होने को देखकर वो बहुत चिंतित थे। राजकुमार तरुण के बर्ताव को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि शाही परिवार की मौर्य महल में कोई इज्जत नहीं थी। देविका को अपनी बाहों में ले जाते हुए सूर्यांश के चेहरे पर एक चुलबुली हंसी थी। ये बात साफ थी कि राजकुमार जानबूझकर अपनी नई प्रेमिका को आज अपने बुरे इरादों के लिए अपने साथ लेकर आए थे। उसने अपनी नजर झुकाई और उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम गुस्सा नहीं हो? लेकिन देविका के चेहरे पर गुस्से का नामो निशान नहीं था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने उसकी ओर नजरें गाड़ी हुई थी, शांत और सवालों से भरी आंखें। सूर्यांश अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया। जैसे वो उसकी आंखों में देख रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई भी नहीं समझ सकता था। तुम्हारा स्वभाव वाकई में बहुत अच्छा है देविका। मुझे भूख लगी है, देविका ने कहा। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतना ही उसे इन बेवकूफ डॉक्टरों को सहना पड़ेगा। सूर्यांश ने उसे सेवकों की देखभाल में छोड़ा और शांति से वहां से चला गया। मौर्य महल से निकलने के बाद तेजश्री का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया था। राजकुमार तरुण ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी। क्या लगता है उस देविका को? कौन है वो? तेजश्री चिढ़कर बोली, रायवंश के सम्राट की शिष्या हूं मैं। लोगों की लंबी लाइन लगती है मुझसे एक बार मिलने के लिए। खुद की इच्छा ना होने के बावजूद वो सिर्फ राजकुमार तरुण के कहने पर मौर्य महल आई और उसका अंजाम, उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। उसे इतनी शर्मिंदगी आज से पहले कभी महसूस नहीं करनी पड़ी थी। तेजश्री, एक नकचढ़ी लड़की के ऊपर अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? राजकुमार तरुण ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम एक राज्य के राजकुमार हो। ऐसे अपना सिर किसी और के सामने झुकाकर ऐसे कैसे कर सकते हो? तेजश्री ने गुस्से में कहा। राजकुमार तरुण का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसने कहा, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। राजकुमार तरुण की ये बात सुनकर तेजश्री का चेहरा थोड़ा खिल उठा। उसने कहा, अपने इस वादे को भूलना मत। बिल्कुल नहीं, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ। ये वादा मैं पूरा करके रहूंगा। राजकुमार तरुण ने उसे ये कहते हुए राहत की सांस ली। तेजश्री का मन बहलाने के लिए वो वापस महल लौटने के बजाय अपनी गाड़ी में कुछ सैनिकों के साथ शहर के बाहर का नजारा देखने गए। सी ऑफ फ्लावर्स पर होने वाले खूबसूरत सूर्यास्त को देखने के बाद जब तेजश्री के चेहरे पर मुस्कान आई, तभी वो अपने महल के लिए लौटने लगे। वापस आते समय गाड़ी में राजकुमार तरुण ने तेजश्री का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और जब वो ऐसे अचानक रुक गई तब वो दोनों लगभग गाड़ी से नीचे ही गिरने वाले थे। राजकुमार तरुण ने पूछा, तुम रुक क्यों गए? पर उनके सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। वो जब उन्हें डांटने के लिए गाड़ी से बाहर निकले
तब उन्होंने किसी की परछाई को रात के अंधेरे में बीच रास्ते में खड़ा हुआ देखा। उस आदमी ने अपने हाथ में आग की मशाल पकड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सावधानी बरतते हुए राजकुमार तरुण ने पूछा, कौन है वहां? इस समय तक तेजश्री भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। वो दोनों उस अनजान आदमी की ओर गौर से देख रहे थे। उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अचानक एक मुट्ठी बना ली। तुरंत उनके सभी सैनिकों के शरीर एक ही समय पर घायल हो गए। सभी जगह उनके खून के छींटे थे। तेजश्री जोर से चिल्लाई, जैसे उनके खून के छींटे उसके कपड़ों पर आ गिरे। आग की मशाल उसके हाथों से जमीन पर गिरी और उनके चारों तरफ आग फैलने लगी। उस भीषण आग के बीचों बीच खड़े थे डरे हुए राजकुमार तरुण और तेजश्री, जो एक दूसरे से करीब खड़े हुए थे। फैलती हुई आग को देखकर उस अनजान व्यक्ति ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने कहा, माफ करना, मैं अच्छे स्वभाव का नहीं हूं। वो छोटी काली बिल्ली बड़े आराम से देविका की गोद में लेटी हुई थी। उस बिल्ली ने पूछा, मालकिन, ये मौर्य महल आपके लिए खतरा है, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? आज जो कुछ भी हुआ उससे ये साफ है कि अब मौर्य महल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मौर्य महल के कारनामे हद से बाहर हो रहे थे। देविका ने उसे जवाब देते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये दुनिया उसके पिछले जन्म से काफी अलग थी। मौर्य महल टुकड़ों में बट रहा था, लेकिन फिर भी यह सबसे सुरक्षित जगह है। भले ही वो एक मेडिकल एक्सपर्ट थी, लेकिन अपनी इस हालत में वो बहुत ही कमजोर थी। इस अजीब सी दुनिया में और भी बहुत खतरनाक चीजें घूम रही हैं। देविका ने कहा, मौर्य महल के सबसे शक्तिशाली आदमी मौर्य अर्जुना है। जब तक वो यहाँ है, वो उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगी। वो उन्हें किसी भी हाल में बचा कर रहेगी। इस शरीर की बनावट बहुत कमजोर है, और तो और इसकी संबंधी आत्मा भी नहीं है। अगर होती तो शायद वो इस दुनिया में ज्यादा सुरक्षित रह पाती। उस छोटी बिल्ली ने पूछा, ये संबंधी आत्मा क्या है? उसे इस अजीब सी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। देविका ने उसे अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर दिखाई। उसकी उंगलियां पतली, नर्म और कोमल थीं, जैसे एक नाजुक फूल की तरह। 20 साल के होने पर दाएं हाथ की रिंग फिंगर पर एक अंगूठी नजर आने लगती है, लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ, देविका ने कहा। उस काली बिल्ली ने उसकी उंगलियों को अपने छोटे पंजों से पकड़ा और धीरे धीरे उसे चाटने लगी। उसने देविका की ओर अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखा और कहा, मालकिन, आपकी उंगलियों पर एक अजीब सी शक्ति के होने का मुझे एहसास हुआ। क्या आपको यकीन है कि यह आपकी संबंधी आत्मा नहीं है? देविका अपनी उंगलियों की ओर देख रही थी और अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर को सहला रही थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उसकी उंगलियां धीरे से उसे छुई, तब उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जब उसे अपनी रिंग फिंगर की चारों तरफ किसी शक्ति के होने का आभास हुआ। अचानक से वहां एक चमकदार रोशनी ने पूरे कमरे में रोशनी फैला दी। चमकती रोशनी से घिरा हुआ एक सफेद कमल हवा में उड़ रहा था। वो बिल्ली अपनी पलकें झपकाते हुए देविका की ओर देखकर बोली, एक फूल? संबंधी आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक जो हथियारों में बदलती है और दूसरे जो एक ताकतवर जानवर में बदलती है। लेकिन देविका की संबंधी आत्मा एक सफेद कमल के रूप में निकली। संबंधी आत्मा जो फूल में बदलती है, उनके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। देविका ने ध्यान से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो सफेद कमल उसकी हथेली पर आ पहुंचा। वो उस कमल को ध्यान से देख रही थी जब उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उसी पल वो कमल वहां से गायब हो गया। अंदर आ जाओ, देविका ने कहा। हाथों में दवाइयों का कटोरा लेकर सूर्यांश कमरे के अंदर आया और उसने कहा, तुम्हारा दवाई लेने का समय हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।